नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जो क्लास 10th है साइंस का जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया था, उसके अंदर हमने यहाँ पे साइंस का जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर लेसन है वो रिविज़न किया था। तो आज की इस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर यहाँ पे 3rd ले रहे हैं और चैप्टर नंबर 3rd का नाम है मेटल और नॉन मेटल। देखो, डिटेल से चीज़ें पहले पढ़ी हुई है, तो हम वही चीज़ें वापस रिवीजन करेंगे जो आपको नहीं आती, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ पे साथ में डिस्कस हम यहाँ पे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको ये पता हो, आपको रखना है कि हमें मेटल और नॉन मेटल है इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखो कंप्लीट बात करेंगे। एक बार मैं पेन का जो कलर है वो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, चीज़ें हैं वो आसानी से यहाँ पे क्लियर हो पाएगी। 1 मिनट, चलो ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पहले हमें यहाँ पे मेटल के अंदर यहाँ पे पता होना चाहिए मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखो आपको पहले ध्यान में रखना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड के अंदर होते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये हमारे पास में है मेटल्स। लेकिन एक सोडियम का आप ध्यान में रखना, सोडियम है मेटल, फिर भी इसको हम यहाँ पे नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना। इसके बाद में यहाँ पे ध्यान में रखना जितने भी मेटल्स होते हैं ये मेटल्स आपके हमेशा आपकी इनकी जो सरफेस होती है वो आपकी शाइनिंग सरफेस होती है यहाँ पे। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये जो शाइनिंग सरफेस होती है इसको हम कहते हैं यहाँ पे मेटेलिक लस्टर। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर से यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि जनरली जो भी मेटल्स होते हैं ये आपके हार्ड होते हैं, मतलब सॉलिड के अंदर होते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी मेटल्स है इस मेटल्स को हम यहाँ पे कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट, मतलब इसको बिटेन करके हम यहाँ पे इसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं यहाँ पे मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो ये पॉइंट मेलिएबिलिटी आप ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके पुटअप हो सकता है। और ये जो मेलिएबिलिटी का जो आपके गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ज़्यादातर आपकी गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि जो भी हम गहने वगैरह आभूषण वगैरह बनाते हैं तो वो ऐसे ही होता है, उसके अंदर मेलिएबिलिटी की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि जो मेटल है इस मेटल को हम यहाँ पे एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसको हम कहते हैं यहाँ पे डक्टाइलिटी। तो डक्टाइलिटी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि मेटल है इसको आपके थिन शीट के अंदर हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। मतलब इसको जो भी मेटल्स है हमारे पास में उस मेटल्स को एक थिन शीट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि 2 किलोमीटर लेंथ का हमारे पास में कोई भी वायर है गोल्ड का, ठीक है, 2 ग्राम हमारे पास में इसमें 1 ग्राम है, 1 ग्राम का कोई भी गोल्ड का वायर है, ठीक है, गोल्ड है। इस गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लेंथ का एक वायर के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। 1 ग्राम गोल्ड है, उससे 2 किलोमीटर लेंथ का एक वायर बना सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे डक्टाइलिटी कहते हैं यहाँ पे। और आपके जो गोल्ड है इज़ द मोस्ट डक्टाइलिटी मेटल, ये लाइन आपको ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे एक ये देखो आप डायग्राम में फिगर याद रखना है यहाँ पे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। तो ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे मेटल की ये जो वायर है हमारे पास में और यहाँ पे इसको हम बर्न कर रहे हैं, यहाँ पे ये बर्नर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये स्टैंड की सहायता से हमने मेटल वायर को यहाँ पे इस प्रकार से खड़ा कर दिया। फिर नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे जितने भी मेटल्स है उस मेटल्स के अंदर, जिसकी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके दे रखा है यहाँ पे एक ये पीवीसी की फुल फॉर्म ध्यान में रखना, ठीक है। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ध्यान में रखना। एक प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कौन? तो ध्यान में रखना मेटल। लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। देखो, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इन सब के अंदर कुछ ना कुछ आपके एब्सेशन दे रखे हैं, ठीक है, अपवाद दे रखे हैं, तो वो भी आप साथ में अलग से याद रखना।
तो मेन जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जो भी मेटल के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी, जो भी मेटल्स के अंदर हमने पढ़ा है, उस मेटल का अपोजिट आप किस में कर लेना, नॉन मेटल के अंदर कर लेना, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिजिकल स्टेट जो हमने अभी मेटल्स की बात की थी, फिजिकल स्टेट जो हमने पढ़ी थी, वो फिजिकल स्टेट आप नॉन मेटल के अंदर अपोजिट कर लेना, तो आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ से, अब नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। ठीक है, नॉन मेटल है फिर भी ये लस्ट्रस होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो आयोडीन है, ये आपके शाइनिंग होता है, शाइनिंग। ठीक है ना, एक मिनट, ये आप ध्यान में रखना आयोडीन के बारे में। ठीक है, ये नॉन मेटल है फिर भी ये कैसा है, यहाँ पे लस्ट्रस है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई हमारे पास में कार्बन है, ये कार्बन है क्या सर, नॉन मेटल। कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है ना, तो ये हमारे पास में कार्बन के आपके अलग अलग फॉर्म होते हैं, डायमंड वगैरह। तो कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। तो एलोट्रोप क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, एलोट्रोप्स क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। अब डायमंड दे रखा है, एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज ए द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस नाउ एंड हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एक तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो मेटल है वो मेटल आपके सॉलिड के अंदर होते हैं, इनका आपके मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन यहाँ पे जो डायमंड है ये हमारे पास में नॉन मेटल है, फिर भी ये ध्यान में रखना सॉलिड के अंदर होता है, हार्डेस्ट सबस्टेंट है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात, और कौन सी बात इम्पोर्टेंट है सर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो ग्रेफाइट है हमारे पास में नॉन मेटल, ग्रेफाइट क्या है हमारे पास में नॉन मेटल, फिर भी ये कार्बन है, कार्बन का जो फॉर्म है ग्रेफाइट, ये हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कंडक्ट कर सकता है, या फिर आपके कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट है इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप एग्जाम्पल ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हमारे पास में, देखो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी 5 नंबर लेसन के अंदर, उसके अंदर एक तो फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है, और एक ग्रुप होता है सेकेंड नंबर ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे एल्केली मेटल्स, और सेकेंड ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे सॉइल में एल्केली कह सकते हैं, या एल्केली सॉइल मेटल्स कह सकते हैं। ठीक है ना, एल्केली सॉइल मेटल कह सकते हैं, या फिर आपके सॉइल एल्केली मेटल्स कह सकते हैं, मतलब ये तो हो जाएंगे हिंदी वाले कह सकते हैं इसको क्षारीय तत्व, और ये होते हैं हमारे पास में मृदा क्षारीय तत्व कहते हैं। तो ये आप पॉइंट विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना कि एल्केली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में आपकी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ से, तो वो होते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये सॉफ्ट है, कैन बी कट विथ ए नाइफ, दे हैव द लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये मेटल से रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई कि भाई ये हमारे सामने है मेटल, और मेटल है उसके बावजूद भी हम इसको यहाँ पे नाइफ से कट कर सकते हैं, इसका इनकी जो डेंसिटी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास में यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास में यहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल की। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप ध्यान में रखना कि जो मेटल की रिएक्शन है वो मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवानी, एयर के साथ में। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता रखी हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल से ना पढ़कर डायरेक्टली उनको यहाँ पे रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है यहाँ पे मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, यहाँ पे एयर के साथ करवानी है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो एकदम आसानी से, मेटल के साथ करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्साइड की नेचर आपको पता होगी, यहाँ पे बेस नेचर होती है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड की। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, और इसके अंदर एक डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हो, और वो कौन है यहाँ पे, एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है, तो एनोडाइजिंग का मतलब ये होता है यहाँ पे
कि भी इसके अंदर एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ऑक्साइड की एक थिन लेयर आपके जमा हो जाती है। मतलब एल्यूमिनियम होता है, अगर यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन करता है तो Al2O3 बनता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर आपके ऑक्साइड की एक थिन लेयर बन जाती है, और ये एल्यूमिनियम की जो लेयर है ये इसको क्या करती है, यहाँ पे कोरोजन से बचाती है, ठीक है। या फिर इसके अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स बना सकते हैं, और ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो इसको प्रिवेंट करती है, ये ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट वाटर के साथ रिएक्शन, यहाँ पे मतलब जो मेटल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, एकदम इजी रिएक्शन है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम ध्यान में रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग मतलब तैरने लगते हैं। यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनते हैं वो आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की सरफेस के ऊपर आपके यहाँ पे चिपक जाते हैं, इस कारण ये आपके फ्लोटिंग करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये फिगर आप याद रखना, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल, एकदम ईजी सा है। बाकी लगभग चीज़ें इसके अंदर इजी है, आप आसानी से इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ पे रिएक्शन आप विशेष तौर से ये बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले और वैलेंसी पता है तो आप ये रिएक्शन है वगैरह जो भी है वो आप इजी वे से आप इसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर अलग टाइप में बनाए तो वो ये पूछ सकता है कि कौन से मेटल आपके एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो एक तो हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, लेड Pb, एक हो जाएगा कॉपर, एक हो जाएगा Ag और एक हो जाएगा Au। मतलब ये ऐसे मेटल है जो एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये आप चीज़ें यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है ना। फिर देखो थर्ड नंबर रिएक्शन, थर्ड नंबर रिएक्शन है हमारे पास में व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जब मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन और साथ में कौन सी गैस का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो आपके मेटल है एसिड के साथ यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन, तो साल्ट और कौन सी गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये भी आपने पहले भी पढ़ रखी है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा आपको समझाने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, इजी वे तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। लेकिन एक वर्ड आप ध्यान में रखना, और वो कौन सा वर्ड है यहाँ पे, एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया ये क्या है, यहाँ पे लेटिन फॉर रॉयल वाटर, ये रॉयल वाटर का आपके लेटिन नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ध्यान में रखना, इसमें एक तो HCl होता है और एक क्या होता है यहाँ पे HNO3, इनका रेशियो कितना होता है, तो इधर 3 है तो इसके अपोजिट में आप 3 रखो, इधर यहाँ पे 1 है आपके तो इसके अपोजिट में 1 रखो। तो HCl का 3 पार्ट और HNO3 का 1 पार्ट, ये मिलकर आपकी एक्वारेजिया बनाता है यहाँ पे, ठीक है, जो रॉयल वाटर का यहाँ पे लेटिन नाम है। तो ये आप विशेष तौर से यहाँ पे याद कर सकते हो। और इसका जो यूज़ होता है वो गोल्ड और प्लेटिनम इनको क्या कर सकता है, ये रिएजेंट आपकी डिसॉल्व कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, यहाँ पे मेटल साल्ट के साथ करवानी, मेटल की रिएक्शन मेटल साल्ट के साथ। ये तो एकदम अच्छा सा एग्जांपल आप देख सकते हो कि मेटल की रिएक्शन मेटल साल्ट के साथ। तो आप देखो CuSO4 की रिएक्शन आयरन के साथ, ये आपने पहले भी रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। तो ZnSO, जैसे कि आपने CuSO4 के विलियन में जिंक के कुछ हमें टुकड़े वगैरह पीस वगैरह डालने हैं यहाँ पे, तो ZnSO4 प्लस क्या बनता है, Cu। ये पहले भी हमें फर्स्ट नंबर लेसन में पढ़ी। तो ये तो हमारे पास में क्या है, मेटल साल्ट, मेटल साल्ट है, ठीक है। और ये आयरन के हमारे पास में यहाँ पे मेटल हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को आसानी से इजी वे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। ये डायग्राम फर्स्ट नंबर लेसन के अंदर भी आपने देखा होगा, तो आप क्लियर कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से बन सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप यहाँ पे याद रखना, आसानी से क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। और फिर देखो नेक्स्ट है आपके हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो आपस में आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कब बनेंगे, तो ध्यान में रखना, जब मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करवाएंगे तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। तो NaCl का बनना और MgCl2 का बनना आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, इस आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आप पक्का याद रखना। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे
प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। तो आपके फिजिकल नेचर हो जाएगा इसके अंदर, फिजिकल नेचर की प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान में रखना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ध्यान में रखना, सॉल्युबिलिटी ध्यान में रखना, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये पिछली बार भी एग्जाम पूछा गया था, तो आप थोड़ा वर्ड ये भी आप याद रखना यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट। और अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो वो यहाँ से बना सकता है, कैसा क्वेश्चन कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड, ये दे रखा है हमारे पास में। तो इसमें आप NaCl का याद रखना, ठीक है, LiCl का ध्यान रखना, CaCl2 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, CaO का, और MgCl2 का। अगर मान लो यहाँ से हार्ड क्वेश्चन बनाएगा ना इस चैप्टर से, तो हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा, ठीक है, जो अलग भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अक्यूरेंस ऑफ मेटल, देखो 3rd नंबर लेसन के अंदर ये नेक्स्ट अलग से पार्ट है, एक्यूरेंस ऑफ मेटल, मतलब मेटल को हम कैसे प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे सामने होता है यहाँ पे एक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, मेटल है तो मेटल को अर्थ क्रस्ट से हमें निकालना पड़ेगा, मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमेशा जो भी मेटल होता है वो फ्री स्टेट के अंदर नहीं रह सकता, फ्री स्टेट के अंदर नहीं रह सकता। किस किस को छोड़कर, Ag और Au, इनको छोड़कर कोई भी मेटल फ्री स्टेट के अंदर नहीं रह सकता, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ ज़रूर रहेगी। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं गैंग, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ये आप विशेष तौर से ध्यान में रखना। और एक ओर्स का ध्यान में रखना, यहाँ पे जो भी आपके मिनरल्स वगैरह हैं उसके साथ में इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है उसको हम यहाँ पे ओर्स कहते हैं, या जो कंपाउंड होता है आपके मेटल्स का उसको हम यहाँ पे ओर्स कहते हैं। तो हमारे पास में ओर्स है तो उसको हम यहाँ पे कैसे अलग करेंगे, यहाँ पे तो ध्यान में रखना हमारे पास में कैसे मेथड होते हैं। इसमें पहला है यहाँ पे मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी उसमें मेटल है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो एक मीडियम रिएक्टिव और एक आपके लो रिएक्टिव। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो हाई रिएक्टिव के अंदर सोडियम के, Na के, Cl ये वगैरह आते हैं। तो इनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं मोल्टेन ओर्स का, ठीक है, जिसके कारण प्योर मेटल हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो NaCl आपके इस कंपाउंड मिलता है, तो इसमें Na+ अलग हो जाएगा और Cl- क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब मेटल्स हैं, ये जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर जो कार्बोनेट ओर्स है उनके लिए तो हम कैल्सिनेशन, Cc से आप याद कर सकते हो, C से आपके कार्बोनेट ओर्स और ये कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर्स है तो उनके लिए हम यहाँ पे रोस्टिंग करवाते हैं। और आपके ध्यान में रखना ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करवाने से जो हमारे पास में कंपाउंड होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ऑक्साइड जैसे कि CaO, अब ऑक्सीजन को हटाना है तो उसके लिए हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम प्योर फॉर्म में हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो इसका प्यूरिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेटल ऑफ लो रिएक्टिव, तो उसके लिए जो सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं, और सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए हमेशा एक प्रोसेसिंग करवाते हैं, रोस्टिंग। देखो रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन आपके मतलब एकदम इनफ होती है, लेकिन ध्यान में रखना कैल्सिनेशन के अंदर ऑक्सीजन होती है लिमिटेड अमाउंट के अंदर होती है। यहाँ पे दोनों प्रोसेस ध्यान में रखना, एक तो कैल्सिनेशन और एक कौन सा, रोस्टिंग। दोनों कैल्सिनेशन तो होती है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए, और रोस्टिंग होती है वो सल्फाइड ओर्स के लिए। कैल्सिनेशन के अंदर ऑक्सीजन आपके लिमिट अमाउंट के अंदर होती है, और रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन आपके इनफ होती है यहाँ पे, ठीक है, ये आप चीज़ें ध्यान में रखना। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से जो मेटल्स होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करना है तो उसका रिडक्शन करवाते हैं, आपको पता होगा 1st नंबर लेसन से रेडॉक्स रिएक्शन, और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं। तो वैसे आपके लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो सल्फाइड ओर्स में हमें मिलते हैं यहाँ पे अर्थ क्रस्ट से, और सल्फाइड ओर्स के लिए हमेशा हम रोस्टिंग की प्रोसेस करवाते हैं, और रोस्टिंग में मेटल होता है और उसका रिफाइनिंग करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमने कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बात कर लिए। और 3rd नंबर रिएक्शन लेसन के अंदर एक थर्मिट रिएक्शन भी आप ध्यान में रखना, थर्मिट रिएक्शन से आपकी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो देखो इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर टॉपिक बनता है यहाँ पे, वो बनता है यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये बहुत ही देखो इजी वे में है, चीज़ें समझने की आप थोड़ी कोशिश करना, यहाँ पे एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाते हैं, ठीक है ना। रिफाइनिंग के अंदर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो इसमें होता है क्या, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे
एक इस प्रकार से हमें यहाँ पात्र लेना है और इसके अंदर क्या करना है, एक तो हमें यहाँ पे कैथोड लगाना है और एक क्या लगाना है, यहाँ पे एनोड लगाना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना, ये तो हमारे पास में होगा एनोड, कौन सा होगा, एनोड, और ये हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे कैथोड होगा। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर कौन सा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। इतनी तो बात आपको पता होगी। फिर इनको क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम यहाँ पे सेल या बैटरी से क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे स्विच वगैरह लगा के इसको ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी स्विच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, एनोड होता है, इस एनोड को हम बनाते हैं यहाँ पे इम्प्योर कॉपर से। अगर मान लो कॉपर को हमें रिफाइन करना है, एकदम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इम्प्योर Cu+2 का एनोड बनाते हैं और प्योर Cu+2 का क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ध्यान में रखना, CuSO4 का होता है। किसका होता है, CuSO4। तो जो मतलब इम्प्योर होता है, जिसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसी मेटल का साल्ट होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। तो एक तो एनोड किसका बना होता है, ये ध्यान में रखना, कैथोड किसका बना होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें, ये ध्यान में, इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड होता है ये इम्प्योर कॉपर का बना होता है। ठीक है, कैथोड होता है ये प्योर कॉपर का बना होता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ध्यान में रखना जो हमने मेटल यूज़ किया है उस मेटल का क्या होगा, साल्ट होगा। तो एनोड होगा वो इम्प्योर कॉपर, कैथोड होगा वो प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइट मेटल साल्ट। अब क्या करना क्या इसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि एनोड है, इस थोड़ी इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, देखो चीज़ों को समझना कि एनोड है, इस एनोड से जो इम्प्योर कॉपर है वो कॉपर किस में आएगा, इस सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन में आएगा तो आपकी इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, यहाँ पे एनोड के नीचे यहाँ पे जमा हो जाएगी। इस इम्प्योरिटीज़ को ये सॉल्यूबल नहीं होती है तो इनको हम कहते हैं यहाँ पे एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। और जो कॉपर जैसे प्योर हो जाएगा तो किसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, तो कॉपर कलेक्ट हो जाएगा कैथोड पर। आई बात समझ में। तो ये है आपके इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। ठीक है, और कोरोजन के बारे में आप विशेष तौर से ध्यान में रखना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टॉपिक। और इसके अंदर एक एलॉय का भी आपके दे रखा है, एलॉय के अंदर आप यहाँ पे ध्यान में रखना ब्रॉन्ज का दे रखा है। तो यहाँ पे एलॉय का 100% देखो क्वेश्चन आएगा, एलॉय है, इस एलॉय का 100% क्वेश्चन आएगा, जिसमें ब्रॉन्ज के बारे में आप ध्यान में रखना, सोल्डर का ध्यान में रखना। ये लाइनें है ना आप बुक की, ये आप ज़रूर यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एलॉय के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे कि सोल्डर का एलॉय क्या क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन से मेटल से बना होता है यहाँ पे, और इसके अलावा ब्रोस का दे रखा है, ब्रोंज का भी इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है। और इसमें से देखो 3rd नंबर जो लेसन है वो सारी चीज़ें मैंने रिवीजन करवा दी। फिर भी आपको कोई टॉपिक बाकी रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। आपके एग्ज़ाम होने से पहले लगभग हम सारे चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। आपको जो चैप्टर हार्ड लगता है पहले वो आप बताइए, हम उनको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो 3rd नंबर लेसन है। अब इस 3rd नंबर लेसन का मैं थोड़ा सा आपको माइंड मैप बता देता हूँ। ठीक है, लेसन नंबर 3rd के अंदर एक तो मेटल्स के बारे में पढ़ना है और एक क्या हमारे पास में यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइडिंग है यहाँ पे। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेटल और यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, नॉन मेटल्स के बारे में। और नेक्स्ट है हमारे पास में जो भी हमारे पास में जो मेटल्स है, इस मेटल को प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स की, फिर हमने पढ़ी थी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, H2O के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, और मेटल एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर दो। मेटल्स साल्ट के साथ रिएक्शन करवाई थी यहाँ पे, और मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाई थी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिर हमारे पास में आता है यहाँ पे आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड पढ़ा था नॉन मेटल की रिएक्शन के साथ। इसमें हमारे पास में एक तो करवाते हैं यहाँ पे रोस्टिंग और एक करवाते हैं यहाँ पे कैल्सिनेशन करवाते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस ध्यान में रखना। और एक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
तो ये सारी प्रोसेस देखो हमने 3rd नंबर लेसन के अंदर पढ़ी। इसके अलावा फिगर जो भी है वो आप इंपॉर्टेंट है, उनको बनाकर एक बार आप चेक कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।